नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 के बारे में। इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है रक्त संघटन और परिसंचरण तंत्र के बारे में। दोस्तों, आपको आवाज थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि मैं जस्ट सोकर उठकर ही वीडियो को बनाने के लिए बैठ गया हूं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट अब जो भारी आवाज है उससे करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया। मैं आपको बताऊं, जैसे ही आंखें खुली और सीधा मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और रात को दोस्तों वीडियो अपलोड करते करते 3 बज गए थे। तो जब मैं इतना प्रयास कर रहा हूं तो आपका सपोर्ट भी लाजमी है। सपोर्ट बनाए रखें। किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं? वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं रक्त संघटन की। हमें जानना है कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। तो रक्त में दोस्तों एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरी रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में दोस्तों जल, प्रोटीन और अन्य घटक होते हैं। जल होता है 70%, प्रोटीन 7% और बाकी 3% दूसरी चीजें होती हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि आखिर प्लाज्मा में दोस्तों जल कितने प्रतिशत? 90%। प्रोटीन कितने प्रतिशत? 7%। और जो अन्य घटक हैं वो कितने होते हैं? वो 3% होते हैं। फिर रक्त कणिका की बात करें तो दोस्तों ये 3 प्रकार की होती हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। कौन कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इस प्रकार से होता है रक्त का संगठन। अब हमें देखना है कि यार इनका काम क्या होता है और बाकी जो विशेषताएं हैं इनकी वे चर्चा में हम शामिल कर लेंगे। हमने देखा 2 प्रकार से प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में जल 90, प्रोटीन 7 और अन्य घटक होते हैं। इसी प्रकार से रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की, लाल, श्वेत और प्लेटलेट्स। अब इनका विस्तार से हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले प्लाज्मा। दोस्तों हल्के पीले रंग का और रक्त का 55-60% भाग होता है। करता क्या है? भोज्य पदार्थ का परिवहन इसके द्वारा होता है। इसमें उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ध्यान रखना है, प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन। ये रक्त का थक्का बनाने में या जमाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो यदि हमें चोट लगेगी तो पानी की टंकी फूट जाती है और पूरी खाली हो जाती है। वैसे ही हमारा शरीर से पूरा रक्त बाहर हो जाएगा यदि रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो कौन ये काम करता है? इस प्रोटीन का नाम भी आप ध्यान रखें। फिर यदि प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने वाला कारक हम निकाल दें तो बाकी बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम। यदि प्लाज्मा में से आपने फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन निकाल दिया तो जो बचेगा उसे हम कहते हैं सीरम। हम ऐसा भी कह सकते हैं सीरम प्लस ये दोनों प्रोटीन इक्वल टू प्लाज्मा, या फिर प्लाज्मा माइनस ये दोनों प्रोटीन इक्वल टू सीरम। तो ये आपको बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक। हमने चर्चा की प्लाज्मा की। अब बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। दोस्तों ये 40 से 45% भाग होते हैं रक्त का। 3 प्रकार के होते हैं, लाल, श्वेत और प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल को, लाल रक्त कणिकाओं को। इसका अन्य नाम भी दोस्तों याद रखना है, क्या है? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा, भ्रूण अवस्था में, यकृत में और प्लीहा में होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, भ्रूण अवस्था में, यकृत या प्लीहा, दोनों में हो सकता है, ठीक है। इनकी संख्या 5 से 6 मिलियन होती है, ठीक। और जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, इस बात को आपको समझना है। मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहते हैं। और काम क्या करती हैं? O2 CO2 का परिवहन का काम करती हैं लाल रक्त कणिकाएं। 120 दिन तक इनका जीवन काल, 20 से 120 दिन तक जीवन काल होता है। और दोस्तों यदि अदर फैक्ट की बात करें, अन्य तथ्यों की बात करें, तो लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। और प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक दोनों हम प्लीहा को कहते हैं। फिर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाओं की। इनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 5 से 7 दिन होता है और इनकी संख्या 4 से 10,000, औसत है 7,000 होती है। मृत्यु लिम्फ में होती है। ध्यान रखें, निर्माण अस्थि मज्जा, मृत्यु लिम्फ में होती है।
और WBC के प्रकारों के अनुसार अलग अलग जगह, ये भी ध्यान रखना है। ये करता क्या है, शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है, प्रतिरोधकता प्रदान करता है WBC। RBC O2 CO2 का परिवहन कर रहा था। अब अन्य तथ्यों की बात करें, ऐसे हम शरीर का सैनिक कहते हैं, और इसकी कमी से ल्यूकेमिया होता है। RBC से क्या होता था, एनीमिया होता था, और WBC की कमी से ल्यूकेमिया होता है। WBC की मात्रा कम होने पर ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है। और हम बात करें यदि WBC के प्रकार की, तो 5 प्रकार की होती है। मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की, लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की, इओसिनोफिल्स कवक व पैरासाइट पर नियंत्रण रखती है, न्यूट्रोफिल्स ये सर्वाधिक संख्या वाली WBC होती है, 60% होती है न्यूट्रोफिल्स, और फिर बेसोफिल्स सबसे कम संख्या वाली WBC। ध्यान रखना है, मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की, लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की, यूसिनोफिल्स कवक पैरासाइट पर नियंत्रण रखती है, न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक संख्या वाली होती है, और बेसोफिल सबसे कम संख्या वाली होती है। इन 5 प्रकार की WBCs को भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स या बिंबाणु की। अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, याद रखें। लाल रक्त कणिकाओं का अन्य नाम क्या था, इरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाओं का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का है थ्रोम्बोसाइट्स। निर्माण अस्थि मज्जा में 3 से 5 दिन जीवन काल, संख्या 4.5 लाख तक, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। मृत्यु प्लीहा में होती है। काम होता है रक्त का थक्का जमने में सहायता देना। ठीक है। अन्य तथ्यों की बात करें तो रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन वही सब फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन, विटामिन के। समय कितना लगता है जमने में, 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम ब्लड बैंक की। यहाँ पर पेज नंबर हम मैच करेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब सही चल रहा है। ठीक है। तो ब्लड बैंक में दोस्तों सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट का उपयोग करते हैं, जिससे रक्त जमता नहीं है। बहुत व्यवहारिक प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट का उपयोग हम ब्लड बैंक में करते हैं, क्योंकि जो वहां रक्त रखा रहता है वो जम ना सके। फिर हेपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, किंतु चोट लगने पर हेपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और चोटग्रस्त स्थान पर थक्का जम जाता है। यदि शरीर के अंदर थक्का जम जाए तो इंसान मर जाएगा। तो जम क्यों नहीं पाता, हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए। अब दोस्तों हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहते हैं, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो दोस्तों याद रखना है आपको, विस्तार से हम कभी अलग चर्चा करेंगे। रक्त समूह ए वाले व्यक्ति के पास एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, और जो रक्त समूह जिसका बी होता है उसके पास एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। ध्यान रखना है, जो आपके पास ब्लड ग्रुप जो आपका है वही आपके पास एंटीजन होगा, एंटीबॉडी उसकी अपोजिट बी हो जाएगी। जिसका रक्त समूह बी है उसके पास एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए हो जाएगी। जिसके पास ए बी रक्त समूह है उसके पास एंटीजन ए बी होगा लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। और जो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति है उसके पास एंटीजन अनुपस्थित होगा और एंटीबॉडी ए बी होगी। यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, कि जो आपका रक्त समूह है वो एंटीजन आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो देखिए, ए रक्त समूह के पास ए, बी वाले के पास बी है, ए बी वाले के पास ए बी है, और ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के पास कोई भी नहीं है ए और बी एंटीजन में से। ठीक है। फिर दोस्तों जो आपका रक्त समूह होगा उसके अपोजिट आपके पास एंटीबॉडी होगी। रक्त समूह ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, रक्त समूह बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, रक्त समूह ए बी है तो दोनों अनुपस्थित होंगे, और रक्त समूह ओ है तो दोनों उपस्थित होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन कैसे डोनेट कर सकता है ब्लड। तो रक्त समूह ए वाला ए और ए बी दोनों को कर लेगा, और ले किससे लेगा, ए से तो ले ही सकता है और ओ से तो सब लोग ही ले सकते हैं। बी और ए बी को दे देगा, और ले किससे सकता है, बी और ओ से। सर्वग्राही दोस्तों ए बी। अब याद रखना है जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सभी से रक्त ले सकता है, दे सिर्फ ए बी वाले को सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, और ए बी एंड ओ तीनों से ग्रहण कर सकता है। और सर्वदाता ओ दोस्तों ये अपना रक्त सबको दे देगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला, लेकिन ग्रहण से ओ ब्लड ग्रुप वाले का ही कर सकता है। उम्मीद है ये टेबल आपको समझ आई होगी। विस्तार से तो हमने चर्चा नहीं करी, लेकिन आपको ध्यान रहे चीजें, इस हिसाब से हमने सफिशिएंट चर्चा कर ली है। ठीक है।
अब बात करते हैं नोट पॉइंट की दोस्तों। सामान्यतः ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता, ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, यह माना जाता है, परंतु RH फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप O माइनस को सर्वदाता और ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव को सर्वग्राही। ध्यान रखें, O माइनस है सर्वदाता और AB पॉजिटिव है सर्वग्राही, RH फैक्टर के आधार पर। प्लस माइनस भी ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, माता पिता के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं और संतानों के संभावित और असंभावित ब्लड ग्रुप की यहां पर बात की जा रही है। यदि माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप O है तो संभावित यह होता है कि संतान का भी O होगा, और असंभव क्या है, AB और AB, ये असंभव हो गया, अर्थात ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप AB बच्चे में नहीं पाए जाएंगे। यदि माता पिता का O और A है या A और A है तो बच्चे का O और A होने की संभावना रहती है, B और AB तो नहीं हो सकते हैं। यदि O और B और B है तो बच्चे में O और B ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहती है, A और AB नहीं होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप A और B है तो फिर बच्चे में सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। और यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O और AB है, एक का O है एक का AB है, तो संभावित है कि बच्चे का A होगा या B होगा, असंभव है कि O हो जाए और AB हो जाए। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि एक का A है एक का AB है, एक का B है दूसरे का AB है, दोनों का AB है तो O तो नहीं ही होगा, A, B और AB ब्लड ग्रुप हो सकता है। इस टेबल को आप अपने हिसाब से लॉजिक के आधार पर ध्यान रखने का प्रयास करें, समय के अभाव में हम इसको जल्दी आगे बढ़ाते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं RH फैक्टर की। रीसस बंदर पर वर्ष 1940 में लैंडस्टीनर व बीनर ने शोध किया था। किस पर? रिसर्च बंदर पर, रीसस बंदर पर। किसने शोध किया था? लैंडस्टीनर और बीनर ने शोध किया था, जिसके बाद क्या पाया कि कुछ ब्लड ग्रुप में RH उपस्थित होता है तो कुछ में नहीं। अतः इस ही आधार पर ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब RH उपस्थित, नेगेटिव मतलब RH उपस्थित में विभाजित किया जाता है। यह खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और बीनर ने की थी। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। हृदय के निम्न भाग होते हैं, आप इसमें यहां पर देख सकते हैं, धमनी, फुस्फुस धमनी, बायां अनिल फुस्फुसशिरा, द्विवलनी वाल्व, बायां निलय, दायां निलय, दायां आलिंद। इन सारी चीजों को हमें विस्तार से पढ़ना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आलिंद से। दोस्तों, यह क्या होता है? हृदय का ऊपरी भाग होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, बायां आलिंद और दायां आलिंद। दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ध्यान रखना है आपको। और दाएं आलिंद में सुपीरियर वेन केप खुलती है, जो शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में लाती है। और बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त O2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। बाएं आलिंद में दोस्तों होता क्या है? पल्मोनरी वेन खुलती है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती है। आपको इस प्रकार से चीजों को ध्यान रखना है। मान लीजिए ये है दायां आलिंद, ये है बाएं आलिंद, ये है दायां निलय, ये है बायां निलय। अब यहां पर सुपीरियर वेन आ रही है, किसमें? पूरे बॉडी से कांटेक्ट करके दायां आलिंद में। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा? अशुद्ध रक्त लाया जाएगा शरीर से, और फिर इसके पश्चात ये रक्त जाएगा दायां आलिंद से दायां निलय में। तो दोस्तों, दायां निलय में ही अशुद्ध रक्त ही रहेगा, आपको इस बात को ध्यान रखना है। और फिर दायां निलय से यह रक्त जाएगा कहां पर? यह रक्त जाएगा यहां से लंग्स के पास, जहां इसके लिए क्या किया जाएगा? शुद्ध किया जाएगा। और लंग्स से दोस्तों फिर जो ये रक्त होगा बायां निलय में जाएगा, बायां आलिंद में जाएगा, और फिर बायां आलिंद से बायां निलय में जाएगा। ये प्रक्रिया आपको समझनी है। तो यहां क्या लिखा है कि जो आलिंद है सबसे ऊपरी भाग होता है, तो ये आलिंद ऊपर के भाग हो गए। दो प्रकार के होते हैं, बायां दायां, तो ये बायां है ये दायां है। अब दाएं में दोस्तों अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। तो हमने देखा कि शरीर से जो रक्त आता है वो सबसे पहले कहां जाता है? दायां आलिंद में जाता है।
दाएं आलिंद में दोस्तों सुपीरियर वेन केप खुलती है जो अशुद्ध रक्त को लाती है, यही है दोस्तों वो। और दोस्तों बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। कैसे होता है हमने देखा है कि रक्त दाएं आलिंद से पहले दाएं निलय में जाएगा और दाएं निलय से दोस्तों फेफड़े में जाएगा और फेफड़े से फिर बाएं आलिंद में जाता है, तो फेफड़े से फिल्टर होके आता है। तो बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बाएं आलिंद में पल्मोनरी वेन खुलती है जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो दोस्तों जो ये वेन है जो फेफड़े से हृदय को लेके जा रही है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। इसको आप ध्यान रख लें। यहां पर वही चीज दिखाई गई है कि यहां से बॉडी है, बॉडी से अशुद्ध रक्त आया, दाएं आलिंद में गया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में गया और दाएं निलय से सीधा ये कहां चला गया, फेफड़े के पास गया। अब फेफड़े के यहां से फिल्टर होके आया और बायां आलिंद में चला गया, फिर यहां से बाएं निलय और फिर बॉडी में चला गया धमनी के माध्यम से। ठीक, अशुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है शिरा, शुद्ध रक्त लाने का काम करती है धमनी। लेकिन उल्टा भी है दोस्तों, जो पल्मोनरी धमनी है यहां पर अपवाद के रूप में काम करती है जो अशुद्ध रक्त को ले जा रही है, और पल्मोनरी शिरा जो है वो भी अपवाद के रूप में काम करती है जो यहां से शुद्ध रक्त को ले जा रही है। बाकी शिरा अशुद्ध को ले जाती है, धमनी शुद्ध को ले जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी मैं आपको चीजें बता रहा हूं क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। ठीक है, जल्दी से सारा सिलेबस करना है, ऐसा आपका आदेश है। ठीक, फिर बात करते हैं निलय की दोस्तों। अब समझ तो मैं सब लिया है, फॉर्मेलिटीज बस बची है। निचला भाग होता है, हमने देखा है दो प्रकार के बायां दायां होते हैं। दाएं निलय में अशुद्ध रक्त CO2 युक्त प्रवाहित होता है, हमने देख ही लिया दोस्तों। दाएं निलय में पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय तक या हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है, हृदय से ही लेके जाती है, तो हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है। दाएं निलय में कौन, पल्मोनरी धमनी, फुसफुस धमनी आपने सुना होगा। तो दोस्तों बाएं निलय में शुद्ध रक्त O2 युक्त प्रवाहित होता है। क्यों होता है हमने इसकी भी चर्चा कर दी कि सबसे पहले पल्मोनरी शिरा से फेफड़े से सबसे पहले कहां आता है, बाएं आलिंद में आता है, फिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है। इसकी चर्चा हमने कर ली है। फिर दोस्तों बाएं निलय से धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक लेके जाती हैं। इसकी चर्चा भी हमने कर ली दोस्तों। टाइम तो सही से नहीं हो पा रही है, एकदम सुबह से ही मैं वीडियो बनाने में लग गया, तो आपको इतना कंप्रोमाइज करना होगा। ठीक, फिर दोस्तों शिरा की बात करें तो इसमें अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। दोस्तों अशुद्ध रक्त का रंग नीला होता है और यह त्वचा के बिल्कुल नीचे स्थित होती है। कौन, शिराएं। कार्य क्या होता है, शरीर से हृदय तक रक्त को लेके जाना। धमनी दोस्तों, धमनी करती क्या है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। इसका रंग लाल होता है, त्वचा की गहराई में होती है। काम क्या होता है, हृदय बाएं निलय से शरीर में रक्त को लेके जाना। फिर दोस्तों पल्मोनरी धमनी, धमनी में होता क्या है, शुद्ध रक्त का प्रवाह, लेकिन पल्मोनरी में क्या होता है, अशुद्ध का प्रवाह। आप यहां पर देख सकते हैं, यह क्या करती है, रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है। शरीर से हृदय तक भी सिरा लेकर आई वो अशुद्ध रक्त को, लेकिन जो धमनी है पल्मोनरी धमनी वो हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है, और जो पल्मोनरी शिरा है वो फेफड़े से हृदय तक लेकर आती है। तो यहां अपवाद हो जाता है कि धमनी होने के बावजूद भी यह अशुद्ध को लेके जा रही है, और धमनी होने के बाद भी शिरा होने के बाद भी पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को लेकर जा रही है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं ज्यादा डिटेल में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय में कक्षों की संख्या। मछली में दोस्तों 2 होते हैं, सरीसृप में होते हैं 3, लेकिन इसका अपवाद है कि मगरमच्छ सरीसृप में 4 होते हैं, उभयचर में 3, पक्षी में 4। मछली में 2, सरीसृप में 3, अपवाद है मगरमच्छ जिसमें 4 होते हैं। उभयचर में भी 3 होते हैं, पक्षी में 4 होते हैं, स्तनधारी में 4, कांकरोच में 3। फिर दोस्तों बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकारों के बारे में। बंद, खुला, एकल, दोहरा। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में होता है। इसमें रक्त प्रवाह का दाब और गति अधिक होती है। स्तनधारी, केंचुआ, पक्षी वर्ग इनमें होता है बंद परिसंचरण तंत्र, आप देख सकते हैं। फिर खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों, इसमें रक्त का प्रवाह वाहिनियों में या नसों में ना होकर मुक्त शरीर में होता है। दोस्तों हमारा बंद परिसंचरण तंत्र होता है मनुष्य का, और खुले में क्या होता है, रक्त का प्रवाह नसों में वाहिनियों में ना होकर मुक्त शरीर में होता है। इसमें होता क्या है,
रक्त का दाब एवं गति कम होती है। जब प्रेशर ज्यादा होता है, सटक भी देखते हैं, पानी वाली जो पाइप होती है जितनी पतली होती है पानी उतने प्रेशर से आता है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें यदि रक्त वहनियों से जाएगा तो रक्त का दाब बढ़ जाएगा, इससे गति बढ़ जाती है। इसी प्रकार से खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है वो उन्मुक्त होकर शरीर में घूम रहा है, तो इसमें क्या होता है कि दबाव कम होता है तो गति भी कम हो जाती है। उदाहरण दोस्तों इसमें अर्थोपोडा जो कॉकरोचेस में आता है, मोलस्का और ऑक्टोपस में आती है, इसके एग्जाम्पल है। इनको आप जरूर याद रखें कि कॉकरोच में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर एकल रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें होता क्या, रक्त का प्रवाह हृदय में एक बार होता है। जैसे हमारे इधर क्या होता है, ये हृदय है, तो एक बार बॉडी से शरीर में आते हुए कहाँ गया, फेफड़े तक गया। फिर हमारे यहाँ फिर से क्या होता है, फेफड़े से वापस हृदय में आएगा और फिर शरीर में जाएगा, तो दो बार हृदय में आता है, तो हमारा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। लेकिन एकल में क्या होता है, रक्त का प्रवाह एक बार हृदय में होता है। कारण क्या है, इसमें पल्मोनरी अनुपस्थित है और हृदय कक्षों की संख्या 2 होती है। हमारे यहाँ 4 होती है, तो 2 से होके गया फेफड़े तक, फिर वापस 2 से होते हुए बॉडी तक आ गया। इसका उदाहरण है दोस्तों मछली। मछली में क्या होता है, शरीर से रक्त हृदय में जाएगा, हृदय से गिल्स में और फिर शरीर में, 2 बार हृदय में नहीं आया। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, इसमें रक्त का प्रवाह 2 बार होता है हृदय में, इसमें पल्मोनरी उपस्थित होती है, हृदय कक्षों की संख्या 3 से 4 होती है। उदाहरण स्तनधारी सरीसृप, पक्षी, उभयचर। पहले शरीर फिर हृदय फिर फेफड़ा फिर हृदय फिर शरीर, मैंने आपको समझा दिया, तो यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर बारी आती है दोस्तों किस चीज की, फिर बारी आती है हृदय स्पंदन की, जो धक 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 करता उसकी। तो दोस्तों हृदय गति का तीव्र होना टेकीकार्डिया कहलाता है। मुख्य कारण क्रोध और तनाव होता है। ज्यादा क्रोध लोगे, तनाव में आओगे तो टेकीकार्डिया हो जाएगा, गति तीव्र हो जाएगी हृदय की। हम क्या कहते हैं उसे, टेकीकार्डिया कहते हैं। उस नाम को भी आप ध्यान रख लेना, यदि एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप पर बनना चाहिए। फिर दोस्तों हृदय गति का मंद होना क्या कहलाता है, ब्रेडीकार्डिया। टेकीकार्डिया तेज, ब्रेडीकार्डिया मंद होना। इसका कारण है धूम्रपान, एनीमिया। देख लेना भाई, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ब्रेडीकार्डिया हो सकता है। हृदय वयस्कों में दोस्तों 1 मिनट में 72 बार, नवजात शिशुओं में 180 बार धड़कता है। ध्यान रख लेना दोस्तों, नवजात शिशुओं में ज्यादा धड़कता है हृदय, ठीक है, और वयस्कों में 72 बार 1 मिनट में। दौड़ते समय हृदय की गति 110 और सोते समय 50 से 55 प्रति मिनट होती है। व्यवहारिक क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम प्रीमियर लीग के आधार पर दोस्तों, ऐसे मतलब सीनो ऑरिकुलर मोनोड, इसको दोस्तों होता क्या है, एस ए को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। सिनो ऑरिकुलर नोड को हम हृदय का पेसमेकर, एस ए को पेसमेकर कहते हैं। फिर ए बी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको हृदय का पेस सेटर कहा जाता है। पेस मेकर है ऐसे, पेस सेटर है ए बी। अब रक्त दाब दोस्तों, जब हृदय धड़कता है तो धमनियों पर जो दाब पड़ता है रक्त दाब कहलाता है। सामान्य मनुष्य का होता है 120 से 80 mmHg। जब रक्त दाब 180 mmHg से 120 80 mmHg से ऊपर होता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है। कितना होता है सामान्य मनुष्य का रक्त दाब, यदि मैंने गलत बोल दिया तो 120 से 80 mmHg। यहाँ पर Hg दोस्तों मरकरी है, और दोस्तों 120 और 80 mmHg के ऊपर होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब कहते हैं। कम होता है तो हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो गया कहते हैं। हाइपर और हाइपो में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये ध्यान रखना। रक्तदाब को स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। जो धड़कन की आवाज आती है धक 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 धक, उसको हम लबडब कहते हैं। लबडब लबडब, इस प्रकार से आप समझें। और दोस्तों हृदय के वाल्व में कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे मरमर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम में उद्धार हो जाएगा इस टॉपिक के संबंध में। फिर दोस्तों प्लास्टिक ब्लड क्या है दोस्तों, ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय ने, किसने, ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है। इसे इमरजेंसी स्थिति में खून के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आर्टिफिशियल ब्लड को, प्लास्टिक ब्लड को किसने तैयार किया है, ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। और लंबे समय तक खराब नहीं होगा दोस्तों। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया है, ठीक है। हमने बात कर ली रक्त परिसंचरण तंत्र की। अब हमारे चर्चा आगे बढ़ेगी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर। इसमें दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें आती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के दोस्तों 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के दोस्तों फिर से 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के दोस्तों 2 भाग होते हैं, सेरिब्रल, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसी प्रकार से पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला।
ठीक है। मस्तिष्क के हमने देखे 3 भाग, अग्र मध्य पश्च, सबको याद हो जाते हैं। पर अग्र के कौन से 3 भाग है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य के हैं 2 भाग, सेरिब्रल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। पश्चिम मध्य मस्तिष्क के फिर से 3 भाग हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। आपको ध्यान क्या रखना है? सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम, ये एक अग्र में है, एक मध्य में है, एक पश्चिम है। सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, याद हो गया? सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, ब्रमब्रल बेरम, ब्रमब्रल बेरम। तो अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम हो गया, मध्य में सेरिब्रल हो गया, पश्चिम में सेरिबेलम हो गया। ठीक, तो आपको इतना तो याद हो गया। ऐसे करते हम सारी चीजों को याद करेंगे। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में 3, सेरिब्रम तो याद है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रल, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब बचे हुए जो हैं सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं। चलिए बात करते हैं मस्तिष्क में विस्तार से। दोस्तों, मानव मस्तिष्क क्रेनियम हड्डियों से नीचे बंधा रहता है। वजन होता है लगभग 1400 किलोग्राम। 3 परतें पाई जाती हैं, जिसका ऊपर से नीचे की ओर क्रम ड्यूरामेटर, आर्कनोइड और पियामेटर है। डीएपी, खाद का नाम सुना होगा आपने, डीएपी। तो ड्यूरामेटर, आर्कनोइड और पियामेटर, ये 3 परतें जो मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती हैं वे हैं। ठीक है, 1400 ग्राम वजन, क्रेनियल हड्डियों से नीचे सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे बड़ा एवं विकसित भाग होता है काय का? हमारे मस्तिष्क का। उसमें भी सबसे पहले बात करेंगे सेरिब्रम की, फिर थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा एवं विकसित भाग है मस्तिष्क का। ये करता क्या है? चिंतन, ज्ञान, गणितीय संगणनाएं, तार्किक बुद्धि, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति आदि का केंद्र होता है सेरिब्रम। आपको यदि इतना पता है कि सबसे बड़ा और विकसित है, तो सबसे ज्यादा लॉजिकल, चिंतन, गणितीय, तार्किक बुद्धि, याद रखने की क्षमता, ये सब चीजें उसी में ही होंगी। तो कॉमन सेंस हो जाएगा कि सेरिब्रम ये करता है। थैलेमस दोस्तों है ठंडा गर्म, शारीरिक चोट, स्पर्श आदि का केंद्र होता है। जब कोई चीज ठंडी है, बहुत गर्म लगती है आपको, तो थैले का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ताकि चोट ना लग जाए, स्पर्श हो जाएगी मान लो गर्म चीज, तो शरीर पर चोट लग जाएगी, इसलिए हम थैले का उपयोग करते हैं। तो थैलेमस में क्या हो गया दोस्तों? ठंडा गर्म, शारीरिक चोट, स्पर्श आदि का केंद्र थैलेमस होता है। पर हाइपोथैलेमस दोस्तों, हाइपो को आप हाइपरटेंशन याद कर लें, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो भाई भूख नहीं लग रही, प्रेम घृणा होने लग गई, तापमान नियंत्रण, निद्रा चक्र। आपको याद करना है कि आप पेपर में टिक कर पाए, इस तरीके से गोला फिल कर पाए एबीसीडी में से। तो अपने हिसाब से याद करें दोस्तों, हाइपोथैलेमस प्यार भूख हो गया, प्रेम घृणा हो गया, ताप नियंत्रण, निद्रा चक्र नियंत्रण हो गया, इनका केंद्र हो गया। थैलेमस हमने देख ही लिया। सेरिब्रम दोस्तों सबसे बड़ा विकसित है, तो सबसे खतरनाक बुद्धिमानी वाले जो होते ना, स्मार्ट काम, चिंतन, ज्ञान, गणितीय संकल्पनाएं, तार्किकता, बुद्धि, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति आदि 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 कौन करता है? सेरिब्रम करता है। थैलेमस भाई ठंडा गर्म लग जाता है तो हम थैले का उपयोग करते हैं, यदि नहीं करेंगे तो गर्म लग जाएगा तो शारीरिक चोट लग जाएगी और टिक गया, स्पर्श हो गया शरीर में, तो वहां से फिर हमें जलन होने लग जाएगी। तो ये तो दोस्तों 3 भाग हो गए अग्र मस्तिष्क के। समझ में आ गए हो तो कमेंट सेक्शन में हिंट जरूर कर देना। फिर बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। दोस्तों यह अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों से छोटा होता है। इसके 2 भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिबल पेंडिकल। अब कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यह देखने और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है ना, सुनाई दिखाई नहीं दे रहा। का से कान याद कर लें, कारपुरा से कानपुरा याद कर लो आप। तो देखने और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। देखना सुनना साथ में याद हो जाएगा, कानपुरा क्वाड्रिजेमिना, कारपुरा क्वाड्रिजेमिना। और सेरिब्रल पेंडिकल, इसे क्रूरा सेरिब्रीज भी कहा जाता है। यह करता क्या है? मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। आपको कैसे याद रखना है? सेरिबल पेंडिकल वो लॉकेट पेंडल टाइप का आता है, इस प्रकार से रहता है। तो ये 2 प्रकार से 2 रस्तियां टाइप की रहती है, उनको जोड़ने का काम करता है कि नहीं करता है? तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, सेरिबल पेंडिकल जिसे हम क्रूरा सेरिबीज भी कहते हैं, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो ये 2 भागों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? पेंडल। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं। सेरिब्रम बना हुआ है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा, मेरुरज्जु, हाइपोथैलेमस, थैलेमस बने हुए हैं। चर्चा कर ली जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने बोल दिया। हमने बात कर ली 3 भागों की, 3 भागों में से 2 की। अग्र मस्तिष्क, इसके 3 भाग थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क दोस्तों, इसके 2 भाग थे, कौन कौन से? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिबल पेंडिकल। कार्पोरा मतलब कानपुरा हो गया, देखने सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है।
सेरिबल पेंडिकल मतलब पेंडल जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा? अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ेगा शरीर के। फिर पश्चिम मस्तिष्क दोस्तों, इसमें दोस्तों सेरिबेलम होगा, बिल्कुल है, और मेडुला ऑब्लागेंटा होगा, है ही है भाई, पोन्स भी है। तो ये 3 भाग हो गए पश्चिम मस्तिष्क के। अब सेरिबेलम दोस्तों, बेलम से आप रखें बैलेंस, बैलेंस बनाता है काय का? शरीर का, मतलब बैलेंस मतलब संतुलन। सेरिबेलम बैलेंस बनाएगा तो रनिंग, वॉकिंग, डाइविंग, राइडिंग, डांसिंग, इन सब के समय शरीर का संतुलन बनाता है। पतला डांस करते करते नीचे झुक गए तो ऊपर ही नहीं आ पाए, यदि सेरिबेलम में मिस्टेक हो गई तो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल के सेवन के बाद सेरिबेलम निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए भाई रोड पर चलने की जगह व्यक्ति नाली में चलने लगता है, ठीक है, बातें करने की जगह गालियां देने लगता है, तो नियंत्रण को खो देता है। दोस्तों वो वाला सिस्टम अलग है, गाली को मत देखें, फिलहाल इस प्रकार से देखें कि लड़खड़ाते हुए चलता है, मैं इस कंटेक्स्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो बेलम मतलब बैलेंस याद करना, सेरिबेलम बैलेंस से याद करना, शरीर का संतुलन। अब किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे आप राइडिंग कर रहे हो, चाहे डांस कर रहे हो, चाहे ड्राइविंग कर रहे हो, वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी कर रहे हो। फिर दोस्तों मेडुला ऑब्लागेंटा, अब आपको यहां ध्यान रखना है, मेडुला मतलब एम, मेडुला से आप मैकेनिकल याद रखें, जो भी मैकेनिकल काम होंगे वो सब मेडुला ऑब्लागेंटा देखेगा, ठीक है। कैसे? रक्त दाब, श्वसन, हृदय धड़कन, मैकेनिकल क्या होते हैं? जो ऑर्गन्स से रिलेटेड, जैसे मैकेनिकल पार्ट बॉडी है, कार में और बाइक्स में क्या होता है? इंजन किस प्रकार से चल रहा है, पिस्टन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मैकेनिकल पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो बॉडी का मैकेनिकल पार्ट है, धड़कन सही से चल रही है, रक्त दाब ठीक है, श्वसन मतलब फेफड़े सही तरीके से काम कर रहे हैं, छींक, उल्टी, हिचकी आदि को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लागेंटा। उम्मीद है जिस प्रकार से मैंने आपको इनके काम याद कराए वो आपको अब तो याद हो ही गए होंगे, ऐसा है तो कमेंट में बता देना। फिर बात करते हैं पोन्स की दोस्तों, पोन्स करता क्या है? मस्तिष्क की निर्णय लेने में मदद करता है, साथ ही साथ है मेडुला ऑब्लागेंटा को श्वसन प्रक्रिया में भी मदद करता है। पोन्स को आप खुद से याद कर लेना, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, मस्तिष्क के तीनों भाग। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु की। दोस्तों यह प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, ऐसी क्रियाएं जिनका मस्तिष्क को पता नहीं होता और वे किसके द्वारा संपन्न होती हैं? मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। उदाहरण, पलकों का झपकना मनुष्य को नहीं पता चल पाता, तो ये किससे नियंत्रित होती है? मेरुरज्जु से। मुंह में पानी आना, ये सभी क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। यह प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का उल्लेख सर्वप्रथम किया था मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने। अब बात करते हैं दोस्तों हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की। तो दोस्तों मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ध्यान रखना है, मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? न्यूरॉन। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। याद रखना है, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता, कितना विभाजित कर लोगे भैया? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी संरचना बनी हुई है, डेंड्राइट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, साइटन दोस्तों यहाँ पर एक केंद्रक टाइप का दिख रहा है, एक्सॉन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक्सॉन टर्मिनल ये पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सबकी बात हमें कर लेनी है, आपको चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है। देखते हैं न्यूरॉन के भाग। सबसे पहले साइटन की बात करते हैं दोस्तों। अंडाकार और केंद्रीय भाग होता है, हम देख चुके हैं। न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी कहा जाता है। न्यूरॉन का न्यूक्लियस कौन है दोस्तों? साइटॉन है। इस नाम को ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपका भला हो जाएगा, ठीक है। फिर डेंड्राइट की बात करें, धागे नुमा संरचना होती है जिनकी संख्या एक या अधिक होती है। इसका आधार मोटा एवं शिराएं पतली होती है। प्रायः क्या करती है? ये शरीर से प्राप्त संकेतों को साइटन तक भेजती है। कौन? डेंड्राइट दोस्तों। ये डेंड्राइट यहां से संकेत आएंगे, साइटन तक भेजेगी, इसको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों एक्सॉन, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है, कौन सा होता है? एक्सॉन होता है, ध्यान रखना है दोस्तों। न्यूरॉन का न्यूक्लियस कौन सा होता है? ये साइटॉन होता है। एक्सॉन सबसे लंबा भाग होता है। एक्सॉन करता क्या है? साइटॉन से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करके अन्य ऊतकों और पेशियों तक पहुंचाता है। दोस्तों देख लो भाई, यहां से सूचनाएं आई, साइटॉन तक गई, तो एक्सॉन यहां पहुंच जाएगा और फिर यहां से टर्मिनल से हर जगह ऊतक तक पहुंच जाएगी सूचना। और दोस्तों ध्यान रखें, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रोटीन की परत पाई जाती है। कौन से प्रोटीन की? माइलिन शीथ प्रोटीन की परत पाई जाती है, जो सूचनाओं को जल्दी जल्दी प्रेषित करने में मदद करती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूरॉन के प्रकार की। तो दोस्तों न्यूरॉन के कितने प्रकार होते हैं? संवेदी, यह शरीर के अंगों से संवेदन को मस्तिष्क तक ले जाती है। संवेदी जो न्यूरॉन होते करते क्या है?
शरीर के अंगों से संवेदन या सेंसेशन या संकेत को मस्तिष्क तक ले जाती है। स्पर्श वगैरह करते हैं, कोई हाथ वाथ जल गया या कोई नुकीली चीज पर टच हो गया, तो ये संकेत जो होते हैं, संवेदनाएं जो होती है मस्तिष्क तक भेजती हैं। मध्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के मध्य संयोजी के रूप में काम करती है, अर्थात निर्णय संकेत का केंद्र होती है कौन सी, मध्य। और मोटर दोस्तों यह मस्तिष्क से संकेतों को शरीर के अंगों तक लेके जाती है। हमने कौन कौन से न्यूरॉन देखे, संवेदी, फिर मध्य और फिर मोटर। होता क्या है, कुछ भी हमारे लिए महसूस हुआ, कुछ चुभा, हाथ जला, किसी ने झापड़ मारा, हमने किसी को मारा, तो जो सारी चीजें हैं सेंसेशन वाली यहां पर आएंगी और यहां से कहां जाएंगी, मध्य तक जाएंगी। और यहां पर होता क्या है, ये जो मध्य न्यूरॉन सिस्टम है वो संवेदी और मोटर को जोड़ने का काम करता है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। निर्णय संकेतक के रूप में भी काम करता है, ठीक। और मोटर से क्या होता है, यहां से पहले संवेदनाएं संवेदी न्यूरॉन में जाएंगी, फिर वहां से मध्य में, फिर मध्य से मोटर में, फिर यहां से शरीर को वापस भेज दिया जाएगा कि जो निर्णय हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो वही चीजें यहां पर बताई जा रही हैं कि मस्तिष्क में संकेतों को शरीर के अंगों तक लेके जाती है वापस मोटर। उसे हम निर्णय भी तो बोल सकते हैं कि भाई अब हाथ में कोई, मान लो कोई कांटा चुभ गया, तो अब यहां से पहले पहले कहां जाएगा, संवेदी न्यूरॉन में गया, हमें लगा हाँ कुछ चुभ गया है, वहां से फिर मध्य, फिर मोटर, यहां से सिग्नल जाएगा कि भाई हाथ को हटा लो नहीं तो चुभा रह जाएगा, तो हटा लिया जाता है। तो यहां पर दोस्तों निर्णय भी बोल सकते हैं। निर्णय संकेत का केंद्र कौन सा होता है, मध्य न्यूरॉन। तो निर्णय को भेजने का काम कौन करता है, मोटर। इस चीज को ध्यान रखना है। संवेदना गई संवेदी न्यूरॉन से मध्य में, मध्य में निर्णय डिसीजन हो गया, दोनों के बीच कड़ी का काम किया, तो मोटर के द्वारा उस निर्णय को वापस से भेज दिया जाता है, बेटा हाथ हटा ले, बस कांटा चुभा रह जाएगा। तो दोस्तों मस्तिष्क संबंधी रोगों की बात करें तो पार्किंसन, इसमें संपूर्ण शरीर कंपन करता है। अल्जाइमर, इसमें दिमागी बुखार और स्मृति विकार उत्पन्न होता है। याद रखें, पार्किंसन में वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं शरीर में। अल्जाइमर दोस्तों इससे दिमागी बुखार या स्मृति विकार उत्पन्न होता है। फिर चमकी बुखार जिसे हम कहते हैं एंजाइटिस, इसमें अधिक तापमान के कारण यह बुखार होता है। फिर कोमा, इसमें मस्तिष्क में उद्दीपन या समाप्त हो जाते हैं या इनका अभाव हो जाता है। फिर मेनिंजाइटिस, इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, सामान्यतः मस्तिष्क का आकार बढ़ जाता है। ध्यान रखना है। पार्किंसन में संपूर्ण शरीर में कंपन, अल्जाइमर में इसमें दिमागी बुखार स्मृति विकार उत्पन्न होता है, और एन्फ्लाइटिस इसे हम चमकी बुखार कहते हैं। होता क्या है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कोमा, इसमें मस्तिष्क में उद्दीपन खत्म या समाप्त हो जाते हैं। और फिर मेनिंजाइटिस, इसमें होता क्या है, इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, परिणाम स्वरूप मस्तिष्क का आकार बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अन्य तथ्यों की दोस्तों। दो तंत्रिकाओं के मिलने वाले स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। ध्यान रखें, जहां दो तंत्रिकाएं मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। फिर देखते हैं ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इसमें मस्तिष्क की क्रियाओं को जांचा जाता है, मस्तिष्क में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी जांच की जाती है ईईजी टेक्निक के द्वारा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के द्वारा। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय की गतिविधियों को दर्ज करता है। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसका मतलब है नसों एवं मांसपेशियों का विद्युत परीक्षण करना, इलेक्ट्रोमायोग्राफी का। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की। जब तक आपके लिए बने रहना है, हमारे साथ सपोर्ट हमारा करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।